students, in today class we will study about in-center in coordinate geometry. टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इन सेंटर का स्टडी करेंगे। जब भी हम इन सेंटर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर मेरे सामने आता है, मेरे सामने फ्लैश होता है फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पॉइंट एंड डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है पॉइंट एंड डिस्टेंस। तो पॉइंट एंड डिस्टेंस में हम लोग इन सेंटर का स्टडी करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हम हेडिंग डाल रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन सेंटर पढ़ेंगे हम लोग। इन सेंटर, हिंदी में इसे अंतः केंद्र कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद इसका कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डेवलप करेंगे और तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इन सेंटर पढ़ रहे हैं, जो पॉइंट और डिस्टेंस के अंतर्गत मुझे पढ़ना है। तो क्या करते हैं हम कि पहले इसको डिफाइन करते हैं कि इन सेंटर किसे बोलते हैं। तो शॉर्ट इसका एक डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में लिखेंगे कि द point of intersection, the point of intersection of एक कोडवर्ड लिख रहे हैं IAB। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। POI और यहां पर है IAB, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ internal angle bisector of a triangle is called इन सेंटर। इन सेंटर को जनरली कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। अब इसमें मेरे पास दो लैंग्वेज आया हुआ है। एक है पोई, तो इसका मीनिंग है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा लैंग्वेज है IAB, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यानी इसका सेंस ये हुआ कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल angle bisector of a triangle is called in center। अब है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का क्या अर्थ होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग जानते हैं, इसी को हम कटान बिंदु बोलते हैं। और IAB जिसको लिख रहे हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसको बोलते हैं हिंदी में अंतःकोण समद्विभाजक। यानी किसी भी ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इन सेंटर कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। अब हम एक फिगर ड्रा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इन सेंटर बनाई जाती है। तो ये हो गया इन सेंटर।
और इसको डिनोट कैपिटल आई से करते हैं। और अब हम इसका कोऑर्डिनेट जनरेट करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया और इसका नाम रखा ABC, A, B और C। इसका ये 3 वर्टिसेज है, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C जो है उसका 3 वर्टिसेज है। कैपिटल A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। कैपिटल B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और कैपिटल C का जो कोऑर्डिनेट है कैपिटल C, तो इसका कोऑर्डिनेट है x3 और y3, x3 y3 हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। उसके अलावा एक और एजम्पशन मुझे इसमें करना होगा कि BC को ही हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं इसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। AC को स्मॉल b से डिनोट करते हैं, ये होता है स्मॉल d, और AB को हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं। तो हमने डिनोट कर दिया ऐसा। हमने एक ट्रायंगल बनाया और उसके जो इंफॉर्मेशन थे उस इंफॉर्मेशन को हमने वहां कलेक्ट करके लिख दिया। अब देखिए, अब हमको क्या करना है यहाँ से कि एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचना है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग होता है कि एक ऐसे लाइन को ड्रा करना है जो कैपिटल A वाले एंगल को हाफ हाफ करते हुए आए। देखिए, इसको हमने कहा कि एक x है और इसको भी हम कह रहे हैं कि x। इसमें बस यही क्वालिटी है कि वो कैपिटल A जो एंगल है उस एंगल को हाफ हाफ करते हुए आ रहा है। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःकोण समद्विभाजक। इस एंगल को हाफ हाफ करते हुए हम मूव कर रहे हैं। ये ठीक वही कॉन्सेप्ट है कि ऐसे कोई एंगल होता था, प्लेन ज्योमेट्री में आप पढ़ते होंगे, और कहा जाता था कि इसको हाफ हाफ करिए। तो आप ऐसे एक आर्क लेते थे, फिर यहाँ से एक आर्क ऐसे घुमाते थे, यहाँ से घुमाते थे, और ऐसे करके आप प्रोसीड कर देते थे और बोलते थे इस एंगल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको कहते थे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का थिंकिंग कर रहे हैं। तो अभी हमने एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया है, ठीक वैसे ही यहाँ से भी एक हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। और मान लिए कि ये एंगल जो है y है, तो ये एंगल भी y होना चाहिए। मतलब ये कि इसको समद्विभाजित करते हुए जा रहा है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। D BC का मध्य बिंदु है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। D पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो यहाँ जो एंगल है उसको हाफ हाफ करते हुए यानी बाइसेक्ट करते हुए ये लाइन आया है। उसी तरह इधर से भी होता है, उसी तरह इधर से भी होता है। तो C से हम नहीं बना रहे क्योंकि फिगर जो है बहुत लेंथी हो जाएगा और इसमें मुझे बहुत सारे काम को भी करना है। लेकिन C से भी जब करेंगे तो वो भी यही कैपिटल I परमिट करता है, और वही कैपिटल I जो होता है वो इन सेंटर होता है। यानी 3 जो हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो ट्रायंगल में बनाते हैं उसी के कटान बिंदु को इन सेंटर कहा जाता है। ओके, अच्छा, अब हमने ये कर लिया। मुझे A, B और C का कोऑर्डिनेट मालूम है और मुझे क्या फाइंड क्या करना है मुझे इसमें, और मुझे टू फाइंड मुझे क्या निकालना है, तो मुझे कैपिटल I का कोऑर्डिनेट निकालना है कि कैपिटल I का कोऑर्डिनेट कितना होगा। इसका फॉर्मूला मुझे डेवलप करना है और ये बहुत ही आसान है इसको सोचना। ओके।
आप स्टेप वाइज देखिए। अब हम कुछ इसमें ज्योमेट्री का थ्योरम इंपोज करने वाले हैं और उसको आप ध्यान से देखेंगे। ये भी इसमें आप ध्यान रखेंगे कि A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। स्मॉल a BC को कहा गया है, स्मॉल b AC को कहा गया है, स्मॉल c AB को कहा गया है। इतना एजम्पशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए, अब हम एक रिजल्ट हम लिख रहे हैं, उसको देखेंगे आप ध्यान से। ऊपर में हम इसका हेडिंग डाल दे रहे हैं, यूजिंग IABT, यूजिंग IABT। अब ये IABT क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। पहले लिख दें उस रिजल्ट को। AB upon AC is equal to BD upon BC। D को थोड़ा सा और हम बड़ा फॉर्म में कर देते हैं। IABT जो देख रहे हैं आप, वो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब उस थ्योरम को यहाँ तो हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, वो तो प्लेन ज्योमेट्री का है, लेकिन प्लेन ज्योमेट्री का जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको इस रिजल्ट को भी प्रूफ करके वहाँ दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये रिजल्ट रन कैसे करता है और इसको कैसे सेलेक्ट करना रहता है किसी भी ट्रायंगल। आप एक ट्रायंगल ABC को सोचिए। ABC को हमने सोचा, उसमें कोई एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर खींचिए। तो हमने एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रा किया है और उसका नाम है AD। कहेंगे कि AD कोण A का अंतःकोण समद्विभाजक है। AD is the internal angle bisector of angle A। यानी ये एक ऐसा लाइन है जो A को हाफ हाफ करते हुए मूव कर गया है, आगे बढ़ गया है। तो क्या करना रहता है कि जिस एंगल को बाइसेक्ट किया गया है, कहेंगे कौन सा एंगल बाइसेक्ट हुआ, पहले एक के लिए हम सोच रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि A को बाइसेक्ट किया गया है। तो उस एंगल को बनाने में जो दो साइड हेल्प किया है उसका नाम बताइए। कहेंगे कैपिटल A का निर्माण कैसे होगा, तो आप बोलेंगे AB और AC के द्वारा होगा। तो उसका रेशियो ले लीजिए। जिस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, उस एंगल को फॉर्म करने में जिस साइड का जरूरत पड़ा उसका हम रेशियो लेंगे। उसको क्या करेंगे, हम रेशियो ले लेंगे। उसको इंक्लूडेड साइड भी कहा जाता है। अगर हम एंगल A के बारे में सोचेंगे तो एंगल A के लिए स्मॉल b और स्मॉल c इंक्लूडेड साइड होगा। इंक्लूडेड मतलब कि स्मॉल b और स्मॉल c मिलकर कैपिटल A का निर्माण किया, या दूसरे लैंग्वेज में यूं कहें कि AB और AC के हेल्प से एंगल A बना। ओके, उसका रेशियो आप ले लीजिएगा। उसके बाद से जब वो बाइसेक्टर आएगा तो थर्ड वाले साइड पर आकर टच करेगा। तो थर्ड वाले साइड पर इसने जहां टच किया उसका नाम हमने रखा है D। D पर आकर टच किया है, तो जहां पर वो टच करता है वो पॉइंट भी उस लाइन को दो भागों में बांटता है। दो बराबर भागों में बांटता है ऐसा नहीं कह रहे, हम करेंगे दो भागों में बांटता है। तो दो भागों में बांटता है ना, तो उसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होता है। यानी इंक्लूडेड साइड का रेशियो और जिस साइड पर IAB जाएगा उसका रेशियो उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है। अच्छा, अब इसमें एक और सावधानी मुझे बरतनी है।
जब भी हम BC का रेशियो लेंगे तो आप सोचेंगे कि इधर से भी तो चुन सकते थे ना, CD अपॉन DB। तो वैसे क्यों नहीं चुना आपने, BD अपॉन DC क्यों चुना? तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, देखेंगे कि यहाँ पर जो शुरू में न्यूमरेटर में जो हमने लिखा, क्या लिखा, AB, तो जहां पर ये इंड होता है RHS में वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। RHS में क्या होना चाहिए, वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस रिजल्ट को हम ऐसे लिखते AC अपॉन AB, लिख सकते हैं। तो देखिए अब C पर ये समाप्त हुआ, तो देखिए हम C से स्टार्ट करते हैं, उधर से CD अपॉन DB। समझ रहे होंगे मेरी बात को? जिस एंगल को बाइसेक्ट किया गया, जिस एंगल को बाइसेक्ट किया गया, उस एंगल को क्या करिए, उस एंगल को बनाने में जिस साइड का हेल्प लिया गया है उसका रेशियो निकाल दीजिए। तो उसका रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद वहां से जब हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं तो जाकर थर्ड वाले साइड पर वो टच करता है, उसका रेशियो जो है इक्वल होता है। इसका नाम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसको ध्यान रखें, ओके। अब इससे देखते हैं इससे क्या कंक्लूजन निकला मेरे पास। तो इससे कंक्लूजन ये निकला कि AB का वैल्यू स्मॉल c होता है, AC का वैल्यू स्मॉल b है, और यहाँ है BD और अपॉन में है BC। यानी यूं कहें कि हमने BD अपॉन, या ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, BD इज टू DC जो है ये हो गया C इज टू B, यानी स्मॉल c इज टू B हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, जब इस चीज को हम जान गए तब हम D का कोऑर्डिनेट निकालने के बारे में सोचते हैं। किसका कोऑर्डिनेट, D का। तो D जो है, अब इससे यही पता लगता है कि D BC को C अनुपात B में, यानी C इज टू B के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो अब हम D का कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। अब मुझे डिक्टेट करिए, बताइए। तो ये काम करेगा M1 का, ये काम करेगा M2 का। तो फॉर्मूला है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला का इंटरनल डिवीजन M1x2। तो M1 हो गया C इंटू x2, तो ये काम करेगा x2 का, M1x2 प्लस M2, और फिर हो जाएगा x1 और अपॉन में M1 प्लस में M2। और फिर यही सेम चीज यहां भी लिखते हैं, बस जहां x2 है, एक चीज यहां ध्यान रखेंगे, एक मिस्टेक हुआ है, M1 x2 होता है, तो x2 के जगह पर यहां है x3 प्लस M2 x1 हो गया। और सेम चीज यहां भी लिख देंगे, तो C इंटू y3 प्लस B इंटू y2 अपॉन C प्लस B। ऐसे हमने लिख दिया। देखिए कैसे कर रहे हैं, और ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला है। ये है, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है ISF। उसको आप याद करते थे M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2। देखिए कैसे सोच रहे हैं हम, मुझे B से D के बारे में अब थिंकिंग करना है। B का कोऑर्डिनेट मालूम है, C का कोऑर्डिनेट मालूम है, D इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है ये मुझे मालूम है।
उस आधार पर हम डी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम डी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए, डी का हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिया। इसको स्टडी करने के लिए हम इतना पोर्शन को भी हटा देते हैं, इतना पोर्शन को हम क्या करते हैं, इसमें से अभी हटा देते हैं, क्योंकि इसको हटाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आई यही बना रहेगा, इसको आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ स्टडी करना है इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। अब मुझे BD कैलकुलेट करना है, B से लेकर D तक का डिस्टेंस जो है कितना है, रेशियो उसका मालूम है लेकिन हमको BD कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ से BD को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए इसका रेशियो मालूम था, ये रेशियो था C/B था। तो देखिएगा कैसे हम लिख रहे हैं, C/C+B और इनटू BC, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो BC स्मॉल a के इक्वल है, तो ये हो जाएगा AC और अपॉन में हो जाएगा C+B। अब कहिएगा कि ये रिजल्ट कहाँ से आप लिख रहे हैं, तो एक चीज हम आपको समझाएंगे और तब उससे आप समझ जाएंगे वो कैसे निकालना। आप मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है और उसके एंगल का अनुपात है 1:2:3, और ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, 3 एंगल होता है, तीनों एंगल का अनुपात दिया हुआ है। हम कहेंगे एंगल ए निकालिए, तो एंगल ए को निकालने का बहुत सारा मेथड है। कुछ लोग इसमें कांस्टेंट रेशियो को x मान लेंगे, तीनों में x से मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़कर 180 के बराबर करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, और तब उस आधार पर a निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे, c निकाल लेंगे। लेकिन एक ऐसे भी सोच सकते हैं आप, a के फेवर में कौन रेशियो है, तो 1 अपॉन तीनों अनुपात को जोड़ दीजिए, सम ऑफ द रेशियोज, तो 1+2+3 इनटू तीनों एंगल का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री। अब इसको करेंगे सॉल्व तो ये 30 आएगा, हो गया, एंगल ए निकल गया, बहुत आसान है निकालना। उसी तरह अगर हम कहेंगे कि एंगल बी को कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे आप, बी के फेवर में कौन रेशियो है, 2 अपॉन तीनों रेशियो का योगफल और ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है उसको लिख दिया। फिर हमने कर दिया, ये 60 डिग्री निकल गया, और ऐसे करके हम निकाल लेते हैं। ठीक वैसे ही देखिए हम BD निकाल रहे हैं, तो BD के फेवर में कौन सा अनुपात है, तो बोलेंगे स्मॉल सी अपॉन अनुपातों का योगफल, तो अनुपातों का योगफल लिख लीजिए, सम ऑफ द रेशियोज इनटू वो टोटल लेंथ कितना है, तो ये दोनों मिलकर बना क्या रहा था, BD और DC मिलकर क्या बना रहा था, BC, तो यहाँ पर हमने लिख दिया BC, और BC को स्मॉल a भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का और भी तरीका है, और भी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जब हमने BD को कैलकुलेट कर लिया, BD जब कैलकुलेट हो गया, तो अब हम फिर से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। देखिएगा, फिर हम लिख रहे हैं कि अगेन यूजिंग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फिर हम उसका यूज कर रहे हैं। इस बार किसके लिए, तो B के लिए। अब B वाला जो एंगल है उसके लिए भी एक साइड खींचा गया है जो उसको बाइसेक्ट करते हुए गया है। ये B वाला एंगल है और उसके लिए भी हमने एक बाइसेक्टर खींचा है, और हम ये ऐसा मान रहे हैं कि जाकर I पर टच किया। ये आगे भी गया है लेकिन आगे की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि B का हमने एक अंतःकोण समद्विभाजक खींचा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और वो जाकर कहाँ पर मीट किया, तो I पर मीट किया। और कौन से ट्रायंगल में हम देख रहे हैं इसको, तो ABD में देख रहे हैं। कौन से ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल A, B और D में देख रहे हैं।
तो फिर हम इसमें यूज करते हैं। तो कौन सा कोण इसमें समद्विभाजित हुआ, तो आप बोलेंगे बी। तो देखिए बी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बी डी अपॉन बी, बी डी अपॉन बी ए। अच्छा, ये कहां पर समाप्त हुआ, डी पर, तो डी से फिर लेंगे डी, और वो ओ एंगल बाइसेक्टर कहां जाकर टच किया है उसको हम मान रहे हैं कि वाई पर ही स्टॉप हो गया। ऐसे प्रोसीड किया आगे तक, तो कितना हो जाएगा, डी आई अपॉन आई ए। बहुत सिंपल है। अब हम बी डी का वैल्यू देखेंगे कितना है। देखिए बी डी का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब एक्चुअल में मुझे डी आई अपॉन आई ए निकालना है। तो देखिए डी आई और अपॉन में आई ए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बी डी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे ए सी अपॉन, और कितना होगा, सी प्लस बी हो गया, और फिर अपॉन बी ए का वैल्यू कितना है, सी है, तो सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी। ये क्या निकाल लिया हमने, डी आई अपॉन आई ए। अब उस लाइन को हम थोड़ा बाहर निकालते हैं स्टडी करने के लिए। तो देखिए बाहर जब निकालेंगे तो मालूम चलेगा कि ये कैपिटल डी है, ये कैपिटल ए, और बीच में एक जगह आई है। ये क्या है यहाँ पर, इसको हमने कह दिया ये कैपिटल आई है, यानी दिया, जो कोडवर्ड दिया हमें कोडवर्ड के रूप में कह सकते हैं कि यहाँ से एक लाइन सीमेंट दिया और इसका नाम है दिया। अब जो है डी का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है, किसका कोऑर्डिनेट मालूम है, डी का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है। तो डी का जब हम कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे डी का, तो वहां से हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको सजाकर हम यहाँ लिख देते हैं। डी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो बी x2, सी x3, और अपॉन में बी प्लस सी। फिर हो गया यहाँ से बी y2 और प्लस में सी y3 और अपॉन में बी प्लस सी। और फिर यहाँ पर है कैपिटल ए, और उसका कोऑर्डिनेट भी मुझे मालूम है x1 y1। अच्छा देखिए डी आई अपॉन आई ए मालूम है, यानी किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो ये अनुपात है ए और ये अनुपात है बी प्लस सी, यानी ये है m1 और ये है m2, ये है m1 और ये है m2, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। और अब मुझे i का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो बताइए i का कोऑर्डिनेट, फिर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला है m1, तो m1 का काम कौन किया, a किया, और x2, तो ये x2 है, प्लस m2 x1 और अपॉन में फिर क्या लिखते हैं, m1 प्लस m2 ma प्लस b प्लस c। m1 a है, और इस तरह से सेम उसी वे में हम इसके सेकंड कोऑर्डिनेट को भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां से देखेंगे तो b प्लस सी इस b प्लस सी से कट जाएगा, तब मुझे कैपिटल I का कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा मिलेगा, ax1, यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है तो आप यहाँ पुटिंग करेंगे सेम इसी वे में, तो ax1 bx2 और cx3 आया, और अपॉन में क्या आया, a प्लस b प्लस सी। सेम इसी तरह से सेकंड वाला कोऑर्डिनेट भी आएगा, बस जहां जहां x है ना वहां वहां y जाएगा। तो a
y1, b y2, c y3 और अपॉन में a प्लस b और प्लस c, ब्रैकेट क्लोज हो गया और हो गया। यही हम उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, यानी यही इसका फॉर्मूला हो गया ax1 bx2 cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। अब है कहेंगे कि वेयर स्मॉल a क्या है, तो आप बोलेंगे कि BC का जो लेंथ होगा उसी को हम स्मॉल a कहेंगे। और स्मॉल b क्या है, तो आप बोलेंगे कि CA का जो लेंथ है उसे स्मॉल b कहते हैं। और स्मॉल c क्या है, तो ये AB का लेंथ है। हो गया। तो फाइनली हम इसके लिए एक रिमार्क डालना है कि हमने इसमें क्या क्या किया। तो हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज किया है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। दूसरा हमने क्या यूज किया इसमें, तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इन दो कॉन्सेप्टों का हमने यूज किया और हमने कैलकुलेट कर लिया। मुझे I का कोऑर्डिनेट निकालना था कि I का कोऑर्डिनेट कितना होगा जब कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C का कोऑर्डिनेट मुझे मालूम हो। और यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो वैसे ही आप करेंगे M1, कैसे यहाँ बोले M1 x2, उसी तरह बोलेंगे यहाँ पर M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, तो उसको भी करेंगे सिंप्लीफाई, आप कर लेंगे तो इतना आएगा और हो गया। मुझे इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमने कैसे डिराइव किया वो भी बहुत ही सिंपल है। ओके, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे कि इन सेंटर से रिलेटेड कैसे प्रश्न आते हैं। ओके।